हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड का अंशाल पेपर देखेंगे, जिसमें हमारा दिया हुआ है सत्र 2022-23 का ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय गणित है। पूर्णांक 70 नंबर है। इसमें समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट। कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। फिर आगे आएंगे कुछ और सामान्य निर्देश हैं। सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, जिनके उत्तर आपको OMR शीट पर देने हैं। ये 2024 के लिए है। कह रहे हैं OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटें नहीं तथा इरेज, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। दूसरा खंड वह है जिसमें 50 अंक के वर्णनात्मक यानी लिखित प्रश्न पत्र हैं। यानी अब दिया है कि इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं, यानी ब वाले में, और ये कुछ निर्देश दिए गए हैं। अब हम आएंगे प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्न क्या दिया है हमारा? पहला अ बहुविकल्पी प्रश्न है। करा एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। परिमेय का मतलब होता है जिसे हम बटे के रूप में लिख सकें। जैसे मान लीजिए हमारा दिया गया है 2/3 है, तो अगर हम 2/3 को लिखेंगे, भाग देंगे, तो ये आएगा हमारा 2 यानी 3 छाक 18, 6 6 6 6 आता रहेगा। ठीक। अब यहाँ पर कह रहा है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है अशांत। और अगर मान लीजिए कहीं पर 3/5 आ गया, तो हम देखेंगे, भाग देंगे, तो 5 छक 30 हो जाएगा, 0.6 बन जाएगा। यानी ये देख रहे हैं अशांत है, लेकिन ये शांत है। तो कह रहा है कि पहला है अशांत, दूसरा है शांत। तो ये अशांत मिला और ये शांत मिला, क्योंकि ये लगातार चलता रहेगा, तो ये अशांत है और ये शांत है, तो दोनों हो सकता है, ये पहला भी और दूसरा भी। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो तीसरा है उपयुक्त, तो दोनों यही हमारा सही हो जाएगा। आगे आएंगे, हम देखेंगे इसको। अब आगे देखेंगे, इसमें दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा उपयुक्त, तो दोनों सही हो जाएगा। दूसरा है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। अब यहाँ हम देखेंगे, एक अगर परिमेय हो और दूसरा अपरिमेय होगा, तो उसका गुणनफल क्या आएगा। तो दे दिया है यहाँ पर कि एक शून्योत्तर परिमेय। परिमेय का मतलब हो गया 2 3 5 जो कर्ण में न हो। जैसे मान लीजिए हमारा 2 हो गया। फिर कह रहे हैं और एक अपरिमेय संख्या, और एक अपरिमेय संख्या कर्णी में 2, कर्णी में 3, कुछ भी लिया जा सकता है। अगर गुणा करेंगे तो इसमें कर्णी बची रहेगी, यानी कर्णी रहेगी। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा क्या आता है? अपरिमेय आता है। तो हमारा आंसर बनेगा अपरिमेय। और अपरिमेय इसमें देखेंगे सदैव अपरिमेय संख्या, यही हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे आते हैं, हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है हमारा, कह रहा है कि रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। यानी x और y का मान निकालना है। तो x का मान 0 दिया है, तो यहाँ हम रख देंगे 2 × 0 + 3y बराबर 12 होगा। y बराबर निकालेंगे तो 3 का भाग दे देंगे, 3 × 4 = 12, यानी 4 आ गया। तो पहले हम x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं। तो x का मान हमें यहाँ पर पहले से ही दिया था 0 और y का मान 4 मिल गया, तो हमारा आंसर 0 4 बना। तो हम देखेंगे 0 4 हमारा सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या हम 4 ले लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया है कि कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होते हैं। यानी इसका मतलब जो 70 है उसमें शेषफल 5 आएगा, तो घटा देंगे तो 65 आ जाएगा। दूसरी संख्या 125 है और इसमें शेषफल 8, यानी 8 को घटाएंगे तो 15 में से 8 7, 117 हो जाएगा। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी, इसका मतलब दोनों का हमें महत्तम निकालना है।
तो महत्तम निकालने के लिए दो विधि हम भाग विधि अगर लगाते हैं तो 117 में हम 65 का भाग दे देंगे तो हमारा बन जाएगा 6 दूनी 12 यानी ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा तो 65 आ जाएगा। 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा और 11 में से 6 5 बना। फिर आगे आ जाएंगे तो ये 65 हमारा अंदर चला जाएगा और 52 से भाग दे देंगे तो 52 एक्का 52 हो जाएगा और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और यहाँ 5 बचा, 5 में से 5 यानी ख़त्म हो गया। अब ये आगे आ जाएंगे यानी क्या मिला, सॉरी 1 आ जाएगा यहाँ पर 13। अब 52 अंदर चला जाएगा तो 52 को अंदर करेंगे तो 13 चौका 52 यानी लास्ट में 13 से कट गया तो हमारा आंसर 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। आगे आएंगे प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। समीकरण 2x + ay बराबर 1 तथा 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं है यदि a का मान होगा तो a1/a2 और ये नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो अद्वितीय हल होता है। दूसरा, समांतर के लिए पहला और दूसरा बराबर होना चाहिए अर्थात a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी अर्थात कोई हल नहीं होता है। तो a1 का मान यहाँ से आएंगे 2 मिलेगा, b1 का मान a2 का मान हमें 3 मिल जाएगा, यानी b1 का मान a बनेगा और b2 का मान चिन्ह सहित हम लेंगे तो -5 बन जाएगा। तो तेरी गुणा कर देंगे तो ये बराबर हमें मिल जाएगा 5 दूनी 10 यानी -10/3 और यही हमारा आंसर सही हो जाएगा -10/3 और -10/3 हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हम 6 यानी 6 नंबर लेते हैं। तो 6 में क्या दिया है, कराए कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x और उसके बाद दे दिया है हमारा +3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि दिए गए समीकरण का विविक्तीकर 0 से कम है। तो पहले तो हम विविक्तीकर निकालें इसका, तो इसके लिए हम ax² + bx और +c = 0 से तुलना करेंगे तो a बराबर यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा, b बराबर हमें -4 मिलेगा और c बराबर निकालेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। अब आगे आएंगे विविक्तीकर d बराबर होता है b² - 4ac तो b का मान हमें मिला -4 का स्क्वायर होगा -4, a का मान 2 और c का मान 3 आ जाएगा। तो यहाँ बनेगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 आ गया यानी मिल गया -24 में से 16 घटाएंगे, 14 में से 6 घटाएंगे 8 आएगा यानी -8 मिल गया। तो पहला है दिए गए समीकरण का विविक्तीकर 0 है, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये आंसर नहीं होगा। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, क्योंकि जब माइनस आता है तो मूल वास्तविक न होकर के अधिकल्पित हो जाते हैं या काल्पनिक हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, यही सही होगा। अगला था समीकरण का विविक्तीकर 0 है, तो ये भी नहीं है। समीकरण के मूल वास्तविक हैं, वास्तविक तब होता जब इसका मान प्लस आता, माइनस में आ गया इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। आगे हम आ जाएंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये 6 नंबर था, इसमें से यहाँ कैंसिल हो गया है। तो 6 नंबर में क्या दिया है, तो यहाँ आएंगे, दिया है हमारा कि ए और बी सही है। अच्छा, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए, उसी का ऑप्शन दिया गया था। तो मूल हमारे अधिकल्पित या काल्पनिक होंगे। तो कह रहा है कि ए और बी सही है, ए और डी सही है, सी और डी सही है, केवल ए सही है। ये कहाँ से आ गया? कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। कह रहा ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर, इसका विकर्ण है। तो हम पहले आयत बनाएंगे, ये हमारा आयत हो गया। अब यहाँ आ जाएंगे, ए को ए, अगला है ओ, अगला है बी, अगला है सी। एक आयत है जिसके 3 शीर्ष है। ए का मान दे दिया है, क्या दिया है 0,3। फिर ओ का मान दे दिया है यानी 0,3 ये भी है।
फिर अगला है 5 और 0 दे दिया है, किसका मान है ये बी का, 5 और 0, तो 0 3 और 0 3 दो मान दे दिए हैं, तो इसका मतलब दोनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए। अब कह रहा है इसका विकर्ण है, तो अगर हम विकर्ण निकालें तो इसका मतलब इसके बीच की दूरी चाहिए, यानी विकर्ण यही हमारा बनेगा। अब इसके बीच की दूरी निकालने के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, तो बन जाएगा d बराबर अंडर रूट में 0 और -5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे आ जाएंगे +3 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 × 5 = 25, क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस होगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, ये पूरा कहीं में रहेगा। जोड़ देंगे 9 5 14 की 4 हासिल 1 34, कैंडी के अंदर 34 और कैंडी के अंदर 34, हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 8 लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया है हमारा कि यदि समीकरण x² + kx - 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। माने यहाँ पर हमें k का मान निकालना है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, एक मूल दिया गया है, जो मूल दिया गया है वही मान इसमें रख देंगे, तो बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस k होगा 1/2 होगा, क्योंकि इसका मूल यानी x का मान 1/2 है, इंटू k यानी इसके बाद हमारा मिल जाएगा -5/4 और ये बराबर 0 हो जाएगा। वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा और यहाँ आ जाएंगे प्लस 1/2 k होगा। अब इसको राइट में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 5/4, माइनस था प्लस हो गया। अब इसको भी राइट में ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 1/4, दोनों के हर बराबर हैं अंश घट जाएगा, तो 4/4 काट देंगे तो 1 आएगा, ये था k/2, फिर ये गुणा कर देंगे तो k बराबर हमें 2 मिल जाएगा और k का मान 2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 9। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हैं। तो समरूप होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको जानना है। अगर दो त्रिभुज हैं दोनों तभी समरूप कहलाएंगे जब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अर्थात यानी अगर मान लीजिए ABC है और ये PQR है, तो समरूप होने के लिए पहला कंडीशन है कि जो AB/PQ बराबर होगा BC/QR और यही बराबर होगा CA/RP, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है समरूप के लिए, यानी अगर सभी भुजाओं का अनुपात बराबर है तो समरूप हो जाएंगे, और अगर दो भुजाएं बराबर हैं इसको हम यस 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 यानी समरूपता कहते हैं। अर्थात दूसरा है अगर हमारी एक भुजा उसके बीच का कोण अगली भुजा अगर बराबर है यानी अनुपात में है तो ये भी समरूप कहलाएगा। अगला है अगर मान लीजिए एक कोण है उसके बीच की भुजा फिर अगला कोण बराबर होगा तब भी समरूप कहलाएगा। अब देखेंगे कौन सा दिया है कि इनके संगत कोण बराबर हों, तो अगर संगत कोण बराबर होगा तब भी ये समरूप हो जाएगा। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी समानुपाती हों, ये सही है। उपयुक्त दोनों ये भी सही है। अगर संगत कोण बराबर हो जाएगा तो उसको हम एंगल 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 समरूपता कहते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ बना उपयुक्त दोनों, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों सही है तो इसलिए हमारा 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या, अब आगे हम 10 लेते हैं। तो 10 में क्या दिया है कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप होगी। तो हम आएंगे यहाँ पर पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। तो त्रिभुज के लिए हमें क्या मिला, यहाँ पर मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बनाया और उसमें दिया है C बराबर, यानी यहाँ C हो गया क्योंकि ये 90 अंश दे दिया है। ये हमारा त्रिभुज एक जगह 1 B और C हो गया। AC बराबर 3 है, A से C 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
फिर BC जो है 4 सेंटीमीटर है, तो BC ये 4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है C से जाने वाली माध्यिका की माप होगी। अब यहाँ से हम मध्य बिंदु पर डालेंगे तो जो आएगा वही हमारी माध्यिका बनेगी। और इसकी लंबाई चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा कि ये और ये दोनों दिया है लंब, और आधार कर्ण का मान निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 16 अर्थात 25 आएगा। और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो AB बराबर हमें 5 मिल जाएगा, ये दूरी 5 हो जाएगी। अब ये किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, अगर हम C से लंब डालते हैं, ये अगर 90 अंश का बना रहा है तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है, अर्थात ये लंब इस कर्ण को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो हमें मिल क्या जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ m हो गया, तो अगर हम CM निकालेंगे तो CM बराबर होता है AB/2, और AB का मान हमने निकाल लिया है 5/2। अगर भाग दे देंगे तो 2.5 आ जाएगा, यानी 2.5 सेंटीमीटर, और 2.5 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तभी समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 11 नंबर में हमारा कोई समचतुर्भुज है, तो ये हमारा समचतुर्भुज का मतलब हो गया चारों भुजाएं बराबर होंगी। एक विकर्ण 16 है, तो मान लीजिए हमने निकाल दिया, ये हमारा 16 हो गया। दूसरा विकर्ण जो है ये 12 है, तो पूरी लंबाई चूँकि 16 है और ये पूरी लंबाई 12 है, तो समचतुर्भुज में ये विकर्ण एक दूसरे को मध्य में काटते हैं, अर्थात ये दूरी बराबर होगी। तो पूरा 16 था तो 8 ये बचेगा, 8 ऊपर का हो जाएगा। ये पूरा 12 है तो ये भी बराबर भागों में विभाजित करता है, तो ये हमारा 6 बन जाएगा, क्योंकि 12 पूरा है तो आधा हमारा 6 होगा। अब भुजा की लंबाई निकालेंगे तो एक और कंडीशन है कि समचतुर्भुज में यहाँ 90 अंश का कोण बनता है। इसके सामने की भुजा कर्ण होगी, तो अगर हम ABCD समचतुर्भुज मान लें, विकर्ण का कटान बिंदु O मान लें, तो ये हमारा कर्ण बन जाएगा। तो AB² बराबर होगा लंब का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 100 आएगा। और अगर AB बराबर निकालेंगे तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा था समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई, तो हमारा आंसर बनेगा 10 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं कौन सा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। आगे आएंगे प्रश्न संख्या हम 12 को लेते हैं। तो 12 में क्या दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दिया है 4:9 के अनुपात में है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो यानी यहाँ पर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वह भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज की भुजाएं यानी एक 4 और एक 9 है, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 16:9 यानी 9×9 हो जाएगा। 4 चौक 16 अनुपाते 9×9 तो हमारा आंसर बना 1681, और 1681 हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे ले लेंगे प्रश्न संख्या 13। यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो, तो यहाँ पर दिया गया है, तो पहले यहाँ से हम निकालेंगे tan थीटा बराबर 4 का गुणा है, भाग हो जाएगा 3/4 होगा, यानी ये बनेगा लंब बटे आधार, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। इससे हम एक त्रिभुज बनाएंगे और लंब का मान 3, आधार का मान 4, कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। अब हम ले लेंगे जिसका मान हमें निकालना है, तो यहाँ आ जाएंगे 4 गुणे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी 3/5 हो जाएगा, माइनस काश थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हमें 4 मिलेगा, कर्ण का मान हमें मिल जाएगा 5, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। नीचे इसी तरह से आएंगे तो 4 गुणे 3/5, क्योंकि साइन थीटा है और काश है तो प्लस करके 4/5 हो जाएगा।
अगला काम है हमारा हर बराबर है अंश का हम घटा देंगे। तो 4 तिहाई 12 होगा, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8/5 मिलेगा। नीचे आएंगे 4 तिहाई 12, हर बराबर है तो 12 में 4 जोड़ देंगे 16/5 हो जाएगा। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 8/16 मिल गया तो 8 का 8, 8 दूनी 16, यानी हमारा आंसर 1/2 आ जाएगा और 1/2 हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे हम देख लेंगे प्रश्न संख्या अगला है हमारा 14। तो 14 में ध्यान दीजिएगा कि यदि साइन कास, टैन काट, सेक कासेक अगर जोड़ा यानी साइन के साथ कास हो, टैन के साथ काट हो, सेक के साथ कासेक हो और ऊपर नीचे दोनों जोड़ने पर अगर ये हमारा 90 अंश आता है, तो अगर मान लीजिए ये दोनों जोड़ने पर हमारा 90 आ जाएगा तो जोड़ेंगे 75 और 15 90 आएगा, तो हमेशा काटने के बाद 1 होता है। अगर हल करना चाहें तो ऊपर हम साइन 75 को इसे रोक के रखेंगे, या तो नीचे वाले या तो ऊपर वाले को बदल देंगे। तो कास 15 को हम लिखेंगे 90 - 75, क्योंकि 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। ऊपर साइन थीटा और नीचे कास 90 - थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो थीटा माने 75 और ऊपर नीचे कैंसिल होकर हमेशा 1 आएगा। यह ध्यान दीजिएगा, साइन के साथ कास, टैन के साथ काट और सेक के साथ अगर कासेक है और ऊपर नीचे बटे के रूप में दिया है तो जोड़ने पर यदि 90 आता है तो हमेशा काटने पर 1 आएगा, और अगर माइनस के रूप में दिया है तो वहाँ पर हमेशा घटाने पर 0 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। आगे आ जाएंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 15। यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो एक यहाँ पर वृत्त का परिमाप है, तो वृत्त का परिमाप यानी 2πr, और यह बराबर कह रहा है कि वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप माने 4a। अब यहाँ से हम या तो r का मान निकालें या तो a का। अगर a का मान निकालते हैं तो 4 का भाग दे देंगे, 2πr और बटे 4 यानी बन जाएगा πr/2 हो जाएगा। अब कह रहा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पहला वृत्त है तो πr² और दूसरा हमारा यानी वर्ग है भुजा स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल लेंगे तो यही आएगा। अब हम क्या करेंगे, πr² को इसे छोड़ के रखेंगे और अगला आ जाएंगे ये मान रखेंगे। तो ये मान क्या दिया है हमें, a का मान मिला है πr/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब फिर हमारा ये पलटी मारेगा यानी बनेगा πr² और गुणे हो जाएगा, 2 दूनी 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे मिल जाएगा π² और r²। तो r² से कैंसिल होगा, एक पाई से कैंसिल होगा तो पाई नीचे चला आएगा, यानी 4/π मिला। तो हमें आंसर क्या मिला, 4/π। अब हम देखेंगे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो पाई का मान रखेंगे, तो 4/22/7 होगा, 7 पलटी मार के ऊपर चला जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 11 और 7 दूनी 14/11 अर्थात 14:11 यही हमारा आंसर होगा, और 14:11 हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 16। 16 में आएंगे तो 16 में क्या दिया गया है कि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो गोले का जो आयतन होता है v बराबर, गोले का आयतन v बराबर होता है 4/3 πr³। अब अगर हम v1 मानेंगे तो r1 होगा, दूसरा v2 मानेंगे तो इसमें भी 4/3 πr² हो जाएगा। अब इसने कहा है 2 गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है। अब ये अनुपात कितना है, 64/27 हो गया है। तो 4/3 पाई दोनों में ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो r1/r2 निकालेंगे तो इसका घनमूल ले लेंगे। तो 4 चौक 16 चौका 64, 4 आ गया, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 आ गया। अब इसने कहा इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यानी इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 होता है ये बराबर होता है 4πr²। तो यहाँ पर 1 है तो 1 हो गया, दूसरा S2 है तो ये बन जाएगा 4πr²
अब 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा। R1/R2 का मान हमें 4/3 मिला है, तो 4/3 होगा, दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 16 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो हमारा आंसर बनेगा 16:9 और 16:9 हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे आ जाएंगे, प्रश्न संख्या 17 है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक अगर हम विषम संख्या लेते हैं तो 1, 3, 5, 7, 9 होगा, क्योंकि 10 हमारा सम संख्या है। अब इसका समांतर माध्य चाहिए, चूँकि अंतर यहाँ बराबर है तो इसका मतलब होता है अगर हमें समांतर माध्य निकालना है तो पहला प्लस अंतिम बटे 2 होता है। तो 1 + 9/2 यानी 10/2 और 10 में 2 का भाग दे देंगे तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा। तो 17 का आंसर 5, हम नीचे देखते हैं कहाँ दिया है आंसर 5, तो हमारा ऑप्शन 5 के लिए ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न संख्या 18 में है, माध्यिका को आरेखी विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला है तोरण द्वारा। फिर 19 नंबर है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 और बहुलक दिया हुआ है 45 तब माध्यिका होगी। अब यहाँ पर हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हमारा जो सूत्र होता है, सूत्र है बहुलक बराबर, हमारा होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक और माइनस होता है 2 माध्य। तो यहाँ पर बहुलक दे दिया है, बहुलक कितना है 45, तो यहाँ पर हम 45 लिख देंगे। 3 गुणे माध्यक, माध्यक का मतलब माध्यिका, और माध्यिका ही हमारी ज्ञात करनी है, तो हमारा ये माध्यक यानी माध्यिका हो जाएगी। -2 गुणे माध्य, और माध्य हमारा कितना है 27 दिया हुआ है, तो 27 दूना 54, माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बना 45 + 54 और ये बराबर हो गया 3 माध्यक। अब आगे आएंगे तो 5 × 4 = 9, 9 3 का गुणा है भाग हो जाएगा और यही बराबर हमारा आंसर माध्यक बन जाएगा। तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 यानी हमारा आंसर 33 आएगा, और 33 हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है 20 वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक, और दूसरा दिया गया है हमारा से कम प्रकार की संचयी बारंबारता। से अधिक और से कम प्रकार की जो संचयी बारंबारता होती है, वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का माध्य होगा। तो अगर हम x और y अक्ष बनाते हैं, ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो से अधिक माने ऊपर की ओर और से कम मीन्स नीचे की ओर आएगा, और इसका जो कटान बिंदु होता है यही हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है। और कह रहा है अगर हमें भुज का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस पर x यानी x को भुज कहते हैं, यही x का मान होगा, और यह x का मान जो भुज होता है यह हमारा बताता है इन दोनों की यानी माध्यिका अर्थात माध्यक, माध्यिका कहिए या माध्यक, यही हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब आगे आएंगे हम, अगला प्रश्न देखते हैं खंड ब का। यदि खंड ब के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा नीचे के प्रश्नों का लिंक आई बटन में ऊपर वीडियो दिख रहा है, वहां से आप टच करके इसके आगे के प्रश्नों को देख सकते हैं। धन्यवाद।